हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अब से वीडियोस इसी वॉइस में आएंगी। ये जो मांगा है इसमें थोड़ा खून खराबा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें चंगशिक ली नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसकी उम्र 49 साल है और इस बूढ़े व्यक्ति के विक्टिम्स हैं 7 बच्चे। और वह सामने बैठे हुए एक व्यक्ति से बोलता है, लोग इतने भ्रष्ट हैं कि यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैंने किन लोगों को मारा और किस तरीके से मारा है, लेकिन वह मेरे द्वारा की गई कभी भी अच्छी चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं। अगर ये लोगों की निजता नहीं है तो मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। और वह आगे बोलता है कि तुम सब लोग यही न्यूज़ सुनने में इंटरेस्टेड रखते हो कि कितने लोगों की लाइफ ख़राब हुई, कौन मरा, लेकिन आज भी कोई भी अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमें बोयान ली दिखाया जाता है जो कि 45 साल का है और इसकी विक्टिम्स 3 औरतें हैं। बोयान आगे कहता है, यह सब सरकार द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। साइकोपैथ्स एंड सीरियल किलर्स, इनमें से कुछ भी रियल नहीं है। यह सब सरकार द्वारा बनाया गया है क्योंकि वह हमें कंट्रोल में कर सके। और मैं इस ही षड्यंत्र का एक विक्टिम हूँ और लोगों को अब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सच्चाई आखिर में है क्या। अब हमें चुंगल जी दिखाया जाता है जो कि 66 ईयर्स का है और वह कुछ नहीं बोलता, शांत बैठा रहता है। अब हमें एक औरत दिखाई जाती है, योंगसुक शिम, जो कि 52 साल की है और इसके विक्टिम्स हैं 43 पेशेंट्स। योंगसुक आगे बोलती है कि मैंने आज तक जो भी किया वह अपने पेशेंट्स के लिए किया। मैं काउंटलेस रातों तक जगी रही, उनकी देखभाल की। और फिर वह खुश होकर बोलती है, उनकी स्माइल देखना वाकई मेरे लिए एक संतोषजनक बात है। तुम्हें देखना चाहिए था कि वह बेरली जिंदा थे अपनी ट्यूब्स के सहारे। और फिर योंगसुक आगे गुस्से में बोलती है कि मैं उन्हें कैसे सफ़र करने देती। इसके बाद योंगसुक दुखी होती है और बोलती है कि मैं ही वह अकेली थी जो उनकी सच में ही केयर करती थी। अब हमें एक अजीब सा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम है जोनशिक किम, जो कि 45 साल का है। वह अभी शांत बैठा हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद वह बोलता है, प्लीज़ टॉर्चर मी टू डेथ। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है जेजुन पार्क, जो कि 22 साल का है और इसके विक्टिम्स हैं 3 टीनेजर्स इंक्लूडिंग हिज क्लासमेट्स। जेजुन पार्क बोलता है कि मैं हमेशा से ही जेल में आना चाहता था। मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि 29 साल की है। वह अपने बारे में बता रही होती है कि मैं एक बस में चढ़ी और मैंने उस बस ड्राइवर से पूछा कि मुझे कहाँ पर उतरना चाहिए। बस ड्राइवर अजीब सा मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है कि आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। अब हमें हंसन बताती है कि मैंने उससे ये पूछा कि आप मेरे लिए कोई भी एक जगह चूज़ करो जहाँ पे मुझे उतरना चाहिए। और उस बस ड्राइवर ने एक पिछड़ी जगह चूज़ करी जहाँ पे शायद से ही कोई इंसान होगा। मैं उसके पीछे भागी और मैंने उसे वहीं पर मार दिया और फिर मैं बस लेकर घर चली गई। हमें एक डरावना व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए हैं और उसका नाम है गिवान कैंग। वह 34 साल का है। गिवान कैंग बोलता है, गो फक योरसेल्फ। अब हमें गिवोंग किम दिखाया जाता है जिसके विक्टिम्स हैं 19 लोग और इसमें इसकी माँ और खुद की बहन शामिल है। किम बोलता है कि मुझे इंसानी मांस बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, जस्ट लाइक सुअर का मांस, जिन्हें बहुत से इंसान नहीं खाते हैं। किम आगे पूछता है, क्या लोग सच में सुअर के सारे पार्ट्स खाते हैं? एनीवे, लोगों का इंटेस्टाइन ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनका गरम सूप बनाकर रखा जाए। अब हमें सामने बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यूअर होता है, उन कैदियों का इंटरव्यू ले रहा होता है। वह आगे पूछता है, मिस्टर पार्क, क्या आपके जितने भी विक्टिम्स थे वह सारी लड़कियां ही थीं और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। अब हमें जूनो पार्क दिखाया जाता है जो कि 47 साल का एक लड़का है। पार्क बोलता है, हाँ जी, ज़्यादातर लड़कियां थीं। इंटरव्यूअर पूछता है, लड़कियां आसानी से ओपन नहीं होती उनके सामने जिन्हें वे नहीं जानती। अगर वह ओपन अप होती भी हैं तो वह आसानी से नहीं होती, वह सावधानी बरतती हैं। इस हिसाब से आप लड़कियों में काफ़ी प्रसिद्ध रहे होंगे। इस पर पार्क बोलता है, थैंक यू, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दयालु हो रहे हैं। आगे इंटरव्यूअर बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने तरीक़ों के बारे में बता सकते हो? पार्क बोलता है,
मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगा। इंटरव्यूअर बोलता है, ओ कम ऑन, मुझे नहीं पता तो मुझे क्यों नहीं बताना चाहते। पार्क बोलता है, मैं तुम्हें सच में नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगा। तभी हमें शीशे के पीछे खड़े 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। इंटरव्यूअर अब भी पार्क पर जोर दे रहा होता है कि अपने मेथड्स बताने के लिए। इस पर इंटरव्यूअर बोलता है कि मैं बस अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस पर पार्क लंबी सांस लेता है और बोलता है, 1 सेकंड के लिए इधर आओ। इंटरव्यूअर उसके मुंह के पास आता है और पार्क बोलता है, सुन कमीने, ऐसा एक्ट मत कर जैसे तुझे मेरे बारे में सब पता है। तूने आज तक किसी को मारा भी है? तेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी जाए भाड़ में। और क्या हो मैं तुम्हें बता दूं और तुम उस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़कियों को सेड्यूस करो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी विक्टिम्स के बारे में पूछने की? वह तुम्हारे डेटा के लिए टेस्ट रेट्स नहीं है जिन पर तुम रिसर्च करो। और फिर पार्क पीछे हटते हुए अपने बालों को संभालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर बताऊंगा। शीशे के पीछे जो हमें 2 व्यक्ति दिखाई जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, यहाँ पर जितने भी मेंटली अनस्टेबल सीरियल किलर्स हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया गया है। क्या तुम सोच सकते हो अगर हमारा सिक्योरिटी फेल हो जाए तो क्या होगा? इस पर दूसरा व्यक्ति बोलता है, तुम अपने रिसर्च पर फोकस करो, तुम्हें यहाँ की सिक्योरिटी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हमें आखिर में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि पेड़ों के पीछे होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बूढ़ा आदमी न्यूज़ सुनते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी बेटी सूटकेस लेकर बाहर आती है। वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुम बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हो? लड़की बोलती है, यप। वह दोबारा पूछता है, क्या तुम बाहर विदेश जा रही हो? आगे बोलता है कि मिस्टर जोंग, उनकी बेटी भी बाहर यूरोप जा रही है। तो बेटी गुस्से में बोलती है, वो वहाँ पढ़ने जा रही है और उसकी फैमिली उसका सारा खर्चा उठा रही है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मॉम अभी तक हमारे पास वापस घर नहीं आई है। और गुस्से में गेट बंद करके चली जाती है। अब सीन कार में शिफ्ट होता है। वह लड़की ड्राइव करते हुए फ़ोन पर बोलती है, हाँ मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रही हूँ। सामने वाला व्यक्ति पूछता है, विदेश में कहाँ? तो वह बोलती है थोड़ी देर सोचने के बाद कि मैं यूरोप जा रही हूँ। आखिर में वह लड़की कार से उतरते हुए बोलती है कि मैं प्लेन में चढ़ रही हूँ और फ़ोन काट देती है। अब हमें रिसर्च सेंटर के सामने वही प्रोफेसर दिखाया जाता है जो पहले था। अब वो दोनों बात करते हुए चलते हैं। लड़की बोलती है, आपने काफ़ी शांत जगह चूज़ की है प्रोफेसर, मुझे इसे ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई। प्रोफेसर बोलता है, पहले ये साइको केयरटेक हॉस्पिटल था, हमने इसे रेनोवेट कराकर सही किया है। और फिर वो दोनों रिसर्च सेंटर के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। लिफ्ट में जाते हुए लड़की बोलती है, प्रोफेसर क्या यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है? क्योंकि यहाँ के सारे कैदियों को मौत की सज़ा मिली है। प्रोफेसर बोलता है कि समय कम होने के कारण हम इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल वायलेंट क्राइम सेमिनार आने ही वाला है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इससे काम चल जाएगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें सामने से दूसरा प्रोफेसर आते हुए दिखता है जिसका नाम है प्रोफेसर कू। वह प्रोफेसर कू को लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये रूहा है, आज से ये हमारी रिसर्च में हेल्प करेगी। पहला प्रोफेसर बोलता है, कितना प्यारा नाम है ना? रूहा बोलती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर को। प्रोफेसर को रूहा से बोलता है कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, तुमने जो कपड़े पहने हैं वो क्रिमिनल्स को उत्तेजित कर सकते हैं। और वहाँ से चला जाता है और रूहा उसे देखती रह जाती है। इस पर पहला प्रोफेसर बोलता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह थोड़े पुराने ख्यालों का है। और आगे बोलता है कि मैं यह कह रहा था कि यह जगह ठीक रहेगी, हमने यहाँ कुछ ही क्रिमिनल्स को रखा है और वैसे भी उन्हें फांसी दे दी जाएगी, जिससे हमारे लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो रूहा पूछती है, क्या उन्हें सच में फांसी दे दी जाएगी? जिस पर पहला प्रोफेसर बोलता है कि उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में तो फांसी दे दी गई है। इस दुनिया के लोगों के लिए अब ये लोग जिंदा नहीं हैं, हम उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो दवाओं के साथ हो या फिर उनके दिमाग के साथ। तुम इसके बारे में सोचो, अगर वह मरने ही वाले हैं तो क्यों ना दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर जाएं। ये राक्षस समाज के लिए और कर ही क्या सकते हैं। जिस पर रूहा बोलती है, प्रोफेसर वह अब भी इंसान ही हैं, क्या यह उनके साथ इंसानियत होगी? तो इस पर प्रोफेसर बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अपराधी जानवरों से भी बदतर और नीच हैं। वह अपराधी हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तुम स्ट्रेस मत लो रूहा और ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है।
जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी प्रोफेसर को रूहा को गलत नज़र से देख रहा होता है छुपकर। अब सीन शिफ्ट होता है हायसॉन पर। अब हम आगे से हायसॉन को सियोन ही बोलेंगे। वह कुर्सी पर बैठी होती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वह बोलती है, हेलो प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर को अंदर आता है और दरवाज़ा बंद करता है। वह सियोन से पूछता है, आज तुम कैसा फील कर रही हो सियोन? सियोन बोलती है, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है आपने जो पहले दवाई दी थी ये उसी का असर है। इस पर प्रोफेसर बोलता है, क्या सच में? और फिर 2 गोलियां निकालते हुए बोलता है, तुम इन्हें ट्राई करो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। सियोन थैंक यू बोलकर उन दवाइयों को खा लेती है और प्रोफेसर साइड में सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। तिरछी नजरों से वह सियोन पर नजर रखता है। थोड़ी देर में सियोन बेहोश हो जाती है और प्रोफेसर ये देखते हुए कि वह बेहोश हो गई है, उठता है और कुछ गलत करने के इरादे से उसकी तरफ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर और रूहा क्रिमिनल्स के पुराने इंटरव्यू सुन रहे होते हैं। अब हम इस प्रोफेसर को प्रोफेसर हान के नाम से बोलेंगे। प्रोफेसर रूहा को बोलता है, ये अभी के लिए गए इंटरव्यू हैं। तभी रूहा बोलती है, क्या ये खतरनाक नहीं था क्रिमिनल्स को बिना हैंडकफ और बिना गार्ड के इंटरव्यू लेना? जिस पर प्रोफेसर हान बोलता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वह हमें एक शब्द भी नहीं बताते, यह सब भरोसे पर लिया गया है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी सुरक्षा के दायरों को गिरा दूंगा और तुम भी उन्हें गिराओ, और वैसे भी हम यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं कर सकते क्योंकि यह एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है और हमारा बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है। इस पर रूहा बोलती है, तो क्या हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रखी है? प्रोफेसर बोलता है, वेल मुझे लगता तो है। प्रोफेसर आगे बोलता है, ज़्यादातर रिपोर्ट्स इन्हीं इंटरव्यू के बेस पर हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें देखने की सलाह देता हूँ। वह आगे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, मेरी एक मीटिंग है। इस पर रूहा बोलती है, ठीक है प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, तुम टीम के और लोगों से मिल लेना। रूहा बोलती है, ठीक है प्रोफेसर, हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो सियोना के साथ गलत हरकत कर रहा होता है। तभी हमें सियोना का मुंह खुलते हुए दिखाई देता है। वह दवाई बाहर निकाल देती है, इससे हमें पता चलता है कि वह बेहोश होने का नाटक कर रही थी और वह उसी वक्त प्रोफेसर कू के मुंह पर हाथ रख देती है, जिसे देखकर प्रोफेसर कू भी शॉक्ड हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रूहा पर, जो कि सियोना का ही इंटरव्यू सुन रही होती है। अब हमें उस इंटरव्यू के कुछ और पार्ट्स दिखाए जाते हैं। इंटरव्यूअर सियोना से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मर्डर्स के लिए प्रेरित करती है? जिस पर सियोना बोलती है, वेल इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू बोलता है, तुम्हें सही गलत का स्ट्रेस मत लो, यहाँ तुम्हारा कोई इंटेरोगेशन नहीं चल रहा है, तुम फ्रीली होकर इसका आंसर दो। सियोना बोलती है कि खैर मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था। और फिर सियोना वही अपनी बस वाली बातें बताने लग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सियोना प्रोफेसर कू की आंखें फोड़ देती है और वह ज़मीन पर लेटकर दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी सियोना पीछे जाती है, प्रोफेसर कू की टेबल से चाकू उठाकर प्रोफेसर के मुंह में कपड़ा ठूसकर उस पर चाकुओं से वार करने लग जाती है। अब हमें रूहा दिखाई जाती है, जो कि सियोना का ही इंटरव्यू देख रही होती है और वह इसे देखकर डर से सहम जाती है। प्रोफेसर हान बोलता है कि प्रोफेसर कू लेट हो गए हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, वह आजकल काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें नींद आ गई हो। फर्स्ट प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम उन्हें देखकर आ सकते हो? पहला बंदा बोलता है, हाँ मैं अभी जाता हूँ। वह प्रोफेसर कू के ऑफिस में जाता है और प्रोफेसर कू को आवाज़ लगाता है, प्रोफेसर मीटिंग का टाइम हो गया है। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती तो वह दोबारा आवाज़ लगाता है, प्रोफेसर कू मीटिंग का टाइम हो गया है। फिर वह बोलता है, प्रोफेसर कू आप थक गए होंगे, और हमें प्रोफेसर कू का चेहरा दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ होता है। वह प्रोफेसर कू की तरफ आगे बढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूहा पर, जो कि क्रिमिनल्स की फाइल पढ़ रही होती है। तभी हमें प्रोफेसर कू दिखाया जाता है। वह बंदा पीछे से बोलता है, प्रोफेसर उठिए। वह जैसे ही प्रोफेसर के पास आता है, पीछे से सियोना उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है। अब हमें सियोना के विक्टिम्स के बारे में बताया जाता है। उसके 8 विक्टिम्स हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। अब हमें सियोना दिखाई देती है, जो कि प्रोफेसर कू से सारी चाबियां चुरा लेती है और वह धीरे धीरे सारे क्रिमिनल्स को खोलने लग जाती है। वह सबसे पहले जिचोन पाक को खोलती है, जो कि कोरिया का सबसे पहला टीनेज सीरियल किलर था। फिर वह जोनसिक किम के पास जाती है।
जिसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ और 4 दूसरी औरतों को मारा है। फिर वह बुयोन ली के पास जाती है जो कि औरतों से घृणा करता है और वो हमेशा औरतों को आदमियों से नीचे समझता है, जिसने 3 सेक्स वर्कर्स को मारा है। अब हमें गिवान कैंग दिखाया जाता है जिसने 20 लोगों को मारा होता है बिना किसी मोटिव के। आखिर में वो जिजोन पार्क को खोलती है जिसने 11 औरतों को मारा होता है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। ये सब पढ़कर रूहा सोचती है कि ये सारे लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा डरावने हैं। अब हमें एक कॉरिडोर दिखाया जाता है जिसमें चलने की आवाज़ आ रही होती है। हम देखते हैं कि उन क्रिमिनल्स ने रिसर्च सेंटर के सारे लोगों को मार दिया होता है और वह उन लोगों की बॉडी के आसपास खड़े रहते हैं। आखिर में हमें रूहा दिखाई जाती है जो कि क्रिमिनल्स की फाइल के ऊपर स्टडी कर रही होती है।